मैकेनिकल का ये फ्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो बहुत ही अमेजिंग आपको डेटा मिलेगा, क्वेश्चंस आंसर्स का, एमसीक्यूज़ का, और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। ये करने के साथ साथ को एक और काम करना है, वो क्या है? मॉक टेस्ट मैकेनिकल का और टेक्निकल पोर्शन और अरबी जेई CBT 2 के लिए नॉन टेक पोर्शन सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसमें आपका मॉक टेस्ट 100 प्लस मॉक टेस्ट है, इसमें 60 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 5 फुल लेंथ दोनों में मिलेंगे। इसमें आपको CBT 2 में मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्लीट पूरा मॉक टेस्ट लगभग है आपका CBT 2 में। सिर्फ एक पार्ट हमारा बचा हुआ, वो भी 2-4 दिन में अपडेट कर देंगे। करंट अफेयर्स देखेंगे आप, दिसंबर तक अपडेटेड है। अभी जनवरी चल रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप देखोगे, है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का पूरा डाल दिया हमने। बस हमारे पास कंप्यूटर का पूरा टॉपिक वाइज जो टॉपिक हमारे आरआरबी जेई के सिलेबस में विथ फुल लेंथ। एनवायरनमेंट का 2-4 दिन में अपडेट कर देंगे, फिर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो इसमें पूरा देखना है आपको। टेक्निकल वाला पोर्शन भी काफ़ी हद तक मैं डाल दिया है, बट कुछ दिन में और उसमें अपडेट आएगा तो आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का पूरा डाल चुके हैं अपन। तो ये मैकेनिकल का सीरीज चल रहा है आपका, तो इसमें आप जरूर जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ये सब क्या करिए, आप कोर्सेस कंप्लीट करिए जो आपको सीरीज़ दे रहे हैं अपन। पूरा देखना है पूरा वीडियो को, और इसमें जरूर एनरोल करना है। ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रैक्टिस करने के लिए एक किताब है, आप स्क्रीन पर क्लिक करोगे आ जाएगा आइकन सा, उसमें क्लिक करना, पूरा किताब है। वो किताब बाय कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। हर कंप्लीट किताब डाल दिया मैंने, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उससे आप करो हिसाब किताब, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आरआरबी जेई की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने हाजिर हूं। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। 3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, 3 सब्जेक्ट दैट मीन्स हम लोग कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 4 सब्जेक्ट जिसका नाम है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो जैसा आप लोगों को पता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता रखा है। कैसे आपको दैट मीन्स क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा एक डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग अच्छा खासा सब्जेक्ट है, और मैं ओनली आरआरबी जेई को ही नहीं, दैट मीन्स अगर मैं किसी और भी एग्जाम को लेकर चलता हूं तो अच्छा खासा आपका पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी जेई की बात करता हूं तो उसमें कम वेटेज इन्होंने पावर प्लांट को दिया है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लास्ट के सिनेरियो को देखकर ना चलें। आप ये याद रखें कि पावर प्लांट के क्वेश्चन आए हैं तो हो सकता है कि पावर प्लांट की जो ये वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ा दे, क्योंकि जो अभी हमारे पास जो एक कंपटीशन का आप लोगों को दिख रहा है कि भाई इस तरीके का कंपटीशन हो, नंबर ऑफ वैकेंसियां कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कंपटीशन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया है, हार्ड हो गया है, टफ हो गया है। और आप देखते होंगे जब कट ऑफ निकलती हैं तो वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाती हैं। तो आप लोगों को पावर प्लांट, मेरा ये बताने का इसलिए है कि पावर प्लांट एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है अगर मैं और एग्जाम्स को देखूं तो। लेकिन आरआरबी जेई में इन्होंने कम इनको वेटेज दी है अभी तक। आने वाले टाइम में ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं क्योंकि और एग्जाम में ज़्यादा वेटेज है। इसलिए मैं आपसे इतनी बातें कह रहा हूं कि आप इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और रिवीजन के साथ साथ जो प्रैक्टिस करनी है आपको पावर प्लांट की, वो भी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि भाई बाइलिंगुअल हम लोग क्वेश्चंस को रखते हैं। कम वेटेज ली है आरआरबी जेई ने तो कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो आज भी हमारी क्लास छोटी होगी, क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। तो कम क्वेश्चंस हैं तो कम ही छोटी ही क्लास होगी। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोडक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन थे तो वहां पर आपकी 2 क्लासेस में हम उनको कंप्लीट करेंगे। राइट। चलिए विजिबल तो है ना सब लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोला नहीं सर, ओके है। चलिए स्टार्ट करें। पहला ही क्वेश्चन आपका बॉयलर से आया। बॉयलर एंड इट्स कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
क्लासिफिकेशन से बहुत सारा पूछा जाता है, बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज से पूछा जाता है, काफी सारी चीजें हैं जो आपसे पूछ लेते हैं। तो कहता है इकोनोमाइजर यूज्ड इन पावर प्लांट इज यूज्ड टू हीट। ठीक है, तो जो इकोनोमाइजर आप यूज करते हैं पावर प्लांट के अंदर, तो वो किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ, इकोनोमाइजर इज अ बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज? तो बोला सर वेरी गुड। तो बॉयलर एसेसरी है ये इकोनोमाइजर। अब ये काम क्या करती है? तो सीधा सीधा है, बेसिकली ये क्या करेगी, इट यूज टू हीट, दैट मीन्स फ्लू गैसेस नहीं, इनटेक एयर नहीं, स्टीम नहीं, फीड वाटर। तो दैट मीन्स क्या करेगी, ये फीड वाटर को हीट करती है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली दैट मीन्स इनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बता देता हूं। 3 चीजें याद रखिए। एक आपके ने सुना होगा दैट मीन्स देयर इज अ सुपर हीटर, याद आ रहा है कुछ? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ बॉयलर एसेसरीज। फिर आपने सुना होगा, बोला सर इट इज द एयर प्री हीटर, सुना है? बोला सर हाँ। और एक हमारा क्या हो जाएगा? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ इकोनोमाइजर। क्लियर है? अच्छा अब सुनो, एयर प्री हीटर है, ये तीनों ही क्या करते हैं? दीज आर यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। अब वटेवर वो एयर हो सकता है, वटेवर वो स्टीम हो सकता है, वटेवर वो वाटर हो सकता है। ठीक है, ये 3 इनका काम करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस, एक्स्ट्रा हीट आप लोगों को यहां पर नहीं देनी पड़ती है, हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ द फ्लू गैसेस ये तीनों क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। किसका? फ्लूइड का। अब फ्लूइड में आपका गैस भी होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है। क्लियर है? तो हम लोग बात करें कि जो स्टीम है, स्टीम क्या करेगा? स्टीम क्या करेगा? स्टीम इज इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। किस सुपर हीटर क्या करेगा? बोला सर सैचुरेटेड स्टीम। यार आप सीधा सीधा इसको सैचुरेटेड ना लिखकर आप ओनली स्टीम लिख दीजिए। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर, स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है कौन? सुपर हीटर। ठीक है, एयर प्री हीटर नाम से ही दैट मीन्स आप लोगों को पता चल रहा है, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर ये क्या करेगा? इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ व्हाट? बोला सर एयर। ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एयर को उठाएगा, उसको गर्म करेगा और गर्म करके फिर आपके पावर प्लांट को सप्लाई करेगा। तो कौन करेगा? एयर प्री हीटर। ठीक है, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर बेसिकली क्या करता है? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, आप इसको बोल सकते हैं, फीड वाटर। ऑब्वियसली बात है, रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल के अंदर एक पंप लगा होता है, बिल्कुल बात है। पंप क्या करता है? पंप इज सप्लाई द वाटर टू द बॉयलर। तो ये क्या करेगा? जो पंप है, ये पंप क्या कर, ये पंप के बाद क्या, पंप के बाद क्या करेगा? इसको वाटर को गर्म करेगा और वाटर को गर्म करके किसको दे देगा? बॉयलर ड्रम को दे देगा। तो इकोनोमाइजर वाटर को हीट करता है, एयर प्री हीटर एयर को हीट करता है, और सुपर हीटर दैट मीन्स क्या करता है? स्टीम को हीट करता है। ठीक है, और ये सारी की सारी जो हीटिंग होती है मेनली हम लोग क्या कहेंगे? तो सर इट इज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। गॉट इट? याद, कई बार पूछ लेता है एक सुपर हीटर के अंदर दैट मीन जो हीटिंग हो रही है स्टीम की, इट इज अकर्स एट विच प्रोसेस? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल व्हाट? तो आप कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही सेम इकोनोमाइजर में। गॉट इट ना? राइट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दी, हमने बॉइलिंग एसेसरीज देख ली, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका किससे है? एयर प्री हीटर से। तो एयर प्री हीटर क्या कहता है? चलो एयर प्रीहीटर इज अ पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड हाइडल पावर प्लांट। अब इसमें ये नहीं पूछा कि भाई किसका वो, दैट मीन्स क्या है वो, एयर प्रीहीटर की वर्किंग क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता, ये पूछ ले कि एयर प्रीहीटर जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है, तो क्या कहेंगे आप? तो अभी क्या बोल रहे हैं? बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ थर्मल पावर प्लांट। किसका पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट। एयर प्रीहीटर इज एन एसेसरी जो क्या करता है? रूम की एयर को
लेता है, उसको हीट करता है, फिर आपकी पावर प्लांट को सप्लाई कर देता है। गॉट इट? बोले सर हाँ। चलिए नेक्स्ट पर आए। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए टाइम देता हूं मैं, दैट मीन्स क्वेश्चन को बता के भैया क्वेश्चन आप करिए, टाइम दे रहे हो, दैट मीन्स वो जो टाइम मैंने आप लोगों को दिया हुआ है वो दैट मीन्स आप लोगों के लिए नहीं। मुझे पता है कि क्वेश्चंस तो मुझे करवाना ही करवाना है, लेकिन मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, उसको हिट करते हैं या नहीं करते, या उसको पढ़ते ही आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप उसको पढ़ेंगे, आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, आपका माइंड का चक्कर घूमेगा, दैट मीन्स उसकी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज होगी तो दैट मीन्स क्या कहते हैं, तो दैट मीन्स हमारे लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि हेल्दी अगर आपको रहना है तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, तो एक्सरसाइज की करवाओ। और एक्सरसाइज कब होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगी, राइट। चलो, कहता है कि कंप्रेसर परफॉर्मेंस एट हायर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू सी लेवल विल बी द सेम, हायर, डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर और लोअर। जो आपका कंप्रेसर है, बेसिकली आप लोगों को पता है कि हम जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, तो एयरक्राफ्ट बेसिकली हायर एल्टीट्यूड्स पर उड़ते हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर हम लोग गैस ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं। कंप्रेसर जो है, इट इज व्हाट, इट इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका कंप्रेसर की जो परफॉर्मेंस है वो सी लेवल पे अच्छी होती है या हायर एल्टीट्यूड पे। तो हायर एल्टीट्यूड पे जो कंप्रेसर का जो परफॉर्मेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस देयर इज अ लोअर। अब कहेंगे क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा, जो कंप्रेसर है वो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो जो आपकी एयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, और जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो हमारा जो कंप्रेसर है उसको रन करने के लिए आप फ्यूल यूज कर रहे होंगे। वो जो फ्यूल है वो दैट मीन्स क्या है, फ्यूल जो है वो ज्यादा बर्न होने लग जाएगा। तो इकोनॉमिक के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, कम होता है। क्लियर है, राइट। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए थे, बहुत सारे डाटा टाइप क्वेश्चंस दैट मीन्स आते हैं, तो उनमें से कुछ ये हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। द क्लियरेंस रेशियो फॉर अ सिंगल स्टेज कंप्रेसर लाइज बिटवीन। जो क्लियरेंस रेशियो है, क्लियरेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने आईसी इंजन में पढ़ा होगा, जिसको आप सी से डिनोट करते हो। तो क्लियरेंस रेशियो इज मेनली व्हाट, बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द व्हाट, बोला सर स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जो आपका सिंगल स्टेज कंप्रेसर है वो कहां से कहां तक होता है, 15 to 20%, ऑप्शन बी 1% to 2%, ऑप्शन सी 4% to 10% एंड 20% to 30%। तो बेसिकली बेटा हम लोग क्या करते हैं, इतना क्लियरेंस रेशियो रखते हैं। तो 4% to 10%। कई कई जगह दैट है, अब यहाँ इसका आंसर आ गया। वैसे बेसिकली जो टीचर्स हैं, मैं दैट मीन्स पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को लिखवाता हूं इट इज 5% to 8%। कितना लिखाता हूं, 5% to 8%। तो ये घबराना मत, सर ने तो 5% to 8% लिखाया था, आंसर में आ गया 4 to 10, 5 to 8 नहीं है, तो है तो बराबर सा ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके रेंज का होना चाहिए, बाकी में और देखो बहुत ज्यादा गैप है ना। क्लियर, तो याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं कहूंगा कि ये जो आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने देखकर दैट मीन्स ये लगाया कि पावर प्लांट से उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। ये नहीं कि लल्लू लाल वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जो एक माइंड को स्ट्राइक करते हैं। दैट मीन्स वो कहते हैं ना कि दैट मीन्स यू हैव टू थिंक फॉर सम वाइल, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पढ़ते ही माइंड में स्टक आया, थोड़ा सोचना पड़ेगा तब क्वेश्चन बना पाएंगे। चलो, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ अ स्टीम टर्बाइन कांस्टेंट फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज नॉन एज। ठीक है, स्टीम टर्बाइन का क्वेश्चन है।
स्टीम टरबाइन में कुछ करते थे ऐसा, स्पीड ऑफ जो स्पीड है टरबाइन की उसको कांस्टेंट करते थे। क्या नाम था उसका? बोला सर यहां तो वो है ही नहीं। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या होती वो, कंपाउंडिंग। वेरी गुड। तो बोले सर कंपाउंडिंग होती थी, हाँ, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो कंपाउंडिंग को बेसिकली हम लोग ग्वर्निंग भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? ग्वर्निंग। क्या बोलोगे आप? ग्वर्निंग। ब्लीडिंग नहीं हो सकता। अब देखो, अब सीधी सी बात है, अब कहेंगे सर हमारे टीचर ने कहीं नहीं लिखवाया कंपाउंडिंग और गवर्निंग। बिल्कुल नहीं लिखवाया, मैं भी नहीं लिखवाता, लेकिन आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि दैट मीन्स गवर्निंग ही इसका आंसर होगा। चलो ये देखते हैं। ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग का इससे कुछ लेना देना है नहीं। ब्लीडिंग बेसिकली आप रंकाइन साइकिल के अंदर करते हो, ओपन फीड वाटर हीटर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्टीम जो एक्सपांड करती है टरबाइन में से, उसको एक चैम्बर में लगाते हैं, और जो पंप आता है वाटर को उसको एक चैम्बर में से लगाते हैं, दोनों को एक साथ गर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। कट करके ना, ब्लीडिंग, ठीक है। कूलिंग, कूलिंग बेसिकली नहीं है, दैट मीन्स रीहीटिंग, रीहीटिंग भी ऐसी चीज नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया? गवर्निंग। तो कंपाउंडिंग नहीं है, तो दैट मीन्स इसका आंसर गवर्निंग हो। तो और आप एक तरीके से समझ लीजिएगा, दैट मीन्स कंपाउंडिंग को हम लोग गवर्निंग भी बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे इसने पूछा, ये हमने ठीक कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि सर कंपाउंडिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। बिल्कुल बेटा, कौन कौन सी कंपाउंडिंग हम लोगों ने करी, ये भी हमारे लिए बिल्कुल है। तो कंपाउंडिंग बेसिकली बेटा आप लोग दो कंपाउंडिंग बेसिकली आप पढ़ते हो। एक आप लोग पढ़ते हो कौन सी, कौन सी? बोला सर दैट मीन देयर इज अ प्रेशर कंपाउंडिंग। ये कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। एक हमारे पास हो जाएगी, बोला सर प्रेशर कंपाउंडिंग। क्लियर है? दूसरी कंपाउंडिंग हम लोग क्या कहेंगे? बोला सर दैट मीन देयर इज अ वेलोसिटी कंपाउंडिंग। कौन सी कंपाउंडिंग? वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग मेनली आर ऑफ टू टाइप, दैट मीन देयर इज अ प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्लियर है? अब इनको इन नाम से नहीं जाना जाता। बेसिकली आपको, आप अपने घर में हो, मेनली आपको आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में किस नाम से जानते हैं? आपके जो स्कूल में नाम है उस नाम से, या घर में जो पैट नेम है उसके नेम से? बोला सर पैट नेम से। तो इनका भी फिर पैट नेम है। बोला सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल भाई, इनका भी पैट नेम है। तो इसका पैट नेम क्या है? इसका पैट नेम क्या है? इसको हम बोलते हैं बेटा रटाऊ। ठीक है? इसको प्रेशर कंपाउंडिंग को क्या बोला जाता है? रटाऊ या रेट्यू, रटाऊ। ठीक है? और वेलोसिटी कंपाउंडिंग को हम बोलते हैं, बोला सर इट इज कर्टिस कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कर्टिस। मेनली ये चीज, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग जो है वो कौन सी कंपाउंडिंग है? तो आप कहेंगे कर्टिस कंपाउंडिंग है, यानी उसका नाम दूसरा पूछ लेता है। ऐसे ही प्रेशर में पूछ लेता है, प्रेशर इज व्हाट, तो हम लोग कहेंगे इट इज द रेटाउ या रेटिव कंपाउंडिंग। क्लियर है? एक चीज। दूसरी चीज, एक और चीज पूछी जाती है बेसिकली आप लोगों को, ये मुझे, अच्छा चलो आप मुझे सोच के बताओ, ये आप लोगों के लिए इस टाइम स्टैंप के साथ हो जाएगा। इस टाइम स्टैंप पे आप मुझे आंसर करके बताना कि दैट मीन्स मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो आप आंसर दे पाएंगे नहीं पाएंगे। कि जो कंपाउंडिंग बेसिकली आप करते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं देखूंगा कि कमेंट में आप लोगों ने इस टाइम स्टैम्प पे मुझे आंसर दिया है कि नहीं दिया। आप टाइम स्टैम्प के साथ लिख के फिर मुझे आंसर बता दीजिएगा। तो दैट मीन्स क्या कंपाउंडिंग जो है वो कौन से टरबाइन की आप लोग करते हो? मतलब कौन सा मीन, इंपल्स टरबाइन की कंपाउंडिंग करते हो या रिएक्शन टरबाइन की कंपाउंडिंग करते हो? राइट, ये बताना है। क्लियर है? अब जिसकी भी करते हैं वो बताइए। तो दो, जिसकी भी, जिस का आंसर आप देंगे उसके उसके पार्ट है ये। क्लियर है? तो जो मेनली कंपाउंडिंग इज डन फॉर व्हाट, फॉर विच टरबाइन? इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। ब्लर हो रहा है, वेट करो। इसमें ये प्रॉब्लम आने लग गई, पता नहीं क्या बात हो गई। अब ठीक है? क्लियर है? याद रखिएगा। तो पैट नेम से इनको जान लिया जाता है। तो बेसिकली हम लोग किस लिए करते हैं? फॉर द स्पीड, कांस्टेंट स्पीड करने के लिए। ठीक है? ताकि लॉसेस ना हो। एक हाई वेलोसिटी हम लोगों को टरबाइन पे मिलती है, लॉसेस ना हो, तो उसको कांस्टेंट करने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट पर चले।
नेक्स्ट, अ डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर, विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर, स्टॉप वाल्व, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड प्री हीटर। अभी बताया पहला ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को से डिटेल डिस्कशन जो किया था उसके अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन दैट मीन्स बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्लियर है? राइट? देखो तो क्या करता है, तो किसकी कह रहा है, बोला सर स्टीम की। किसकी? स्टीम। एक और चीज मैंने क्या बोला था कि सुपर हीटर में जो क्या बोलते हैं हीटिंग होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, तो दैट मींस विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। तो क्या आएगा, बोले सर सुपर हीटर, ऑप्शन सी। वही बात इकोनोमाइजर, फीड वाटर को लिख लो, फिर लिखना चाहते हो तो बोले सर ये किसको हीट करेगा, फीड वाटर को। प्री हीटर किसको हीट करेगा, बोले सर एटमॉस्फेरिक एयर को। और स्टॉप वॉल बेसिकली क्या है, इट इज बॉयलर माउंटिंग और एसेसरी, बोला सर इट इज बॉयलर माउंटिंग्स। ठीक है, इट इज द बॉयलर माउंटिंग्स। गॉट इट? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को सोचना पड़ेगा। चलिए, और जैसा अगर मैं बात करता हूं तो मैंने जैसे देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां पर यह है कि हर टॉपिक को, जैसे अगर मैं पावर प्लांट के टॉपिक्स की अगर आपके सामने बात करता हूं तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि भाई रैंकाइन साइकिल है, आपकी ब्रेटन साइकिल है, स्टीम टरबाइन है, कंप्रेसर है, नोजल है, और आपका कंप्रेसर है, आपका बॉयलर्स हैं। ठीक है, ये है। बस एक नोजल से क्वेश्चन मुझे वहां पर देखने को नहीं मिला, बाकी सारी जगह से मुझे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। क्लियर? सिर्फ नोजल से नहीं मिला, नोजल से खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन नोजल से क्वेश्चन नहीं मिला, बाकी हर टॉपिक को उसने छुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने टॉपिक को अनटच छोड़ा हो, सिर्फ एक नोजल को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक। और जब एक टॉपिक छोड़ दिया इसका मतलब सोचते हैं कि हाँ पूरा ही उसने टच किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। The gas in cooling chamber of a closed cycle gas turbine is cooled at constant pressure, constant volume, constant temperature and all of the above, या all of the option। जो गैस टरबाइन है उसके अंदर जो कूलिंग चैम्बर होता है उसके अंदर जो आपकी जो कूल जो होती है वो गैस, वो कौन से किस प्रोसेस पे होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ऑल ऑफ दैट। ऑप्शन सिंपल है, कर दो कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कूलिंग और जो हीटिंग बेसिकली हम लोग करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर मानकर चलते हैं। ठीक है, आइडियली, इट इज नॉट द प्रैक्टिकली। बेटा मैं क्या बोलता हूं, आइडियली, हम लोग आइडियली बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे दैट मीन्स आपको जो 3 जो हमने सब्जेक्ट किए उनमें ऐसे मिले होंगे, देखते हिट करने का मन किया होगा जल्दी से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। रीहीटिंग इन अ गैस टरबाइन रिजल्ट्स इन, अगर आप गैस टरबाइन के अंदर रीहीटिंग करते हैं, reheating in gas turbine results in increase in work ratio, decrease in work ratio, increase in thermal efficiency, increase in work ratio but decrease in thermal efficiency। सबसे पहले बच्चों को हो रहा होगा सर व्हाट इज द वर्क रेशियो। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं व्हाट इज वर्क रेशियो। तो अगर मैं वर्क रेशियो की बात करूं मेरे बच्चे, तो बेसिकली वर्क रेशियो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, दैट मीन्स वर्क रेशियो इट इज नॉट ओनली डिफाइंड फॉर द रैंकाइन, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी साइकिल। किसी भी साइकिल के लिए आप दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, वर्क रेशियो निकाल सकते हैं। लाइक तो वर्क रेशियो बेसिकली क्या है, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव वर्क it is the ratio of
नेटवर्क डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ नेटवर्क अपॉन में पॉजिटिव वर्क। तो नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं, जैसे गैस टरबाइन है, तो गैस टरबाइन है तो हम लोग क्या लेकर चलते हैं, बोले सर टरबाइन माइनस में कंप्रेसर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क क्या है, बोले सर इट इज टरबाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज द वर्क रेशियो। क्लियर है, तो नेटवर्क साइकिल के अंदर पॉजिटिव वर्क। क्लियर है, एक चीज और, जब हमने वर्क रेशियो डिस्कस कर लिया है तो हम एक और रेशियो यहां पर डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ, जिसका नाम होगा क्या, बैक वर्क रेशियो। जिसको RBW से बुक्स में दिखा होता है। ये बेसिकली क्या है, ये भी हम किसी भी साइकिल के लिए बता सकते हैं, मतलब सर इट इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव वर्क डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क। तो यहां मैंने अभी टरबाइन का केस लिया, यहां भी मैं अभी गैस टरबाइन की बात करता हूं। तो गैस टरबाइन के अंदर नेगेटिव वर्क किसका होता है, बोले सर कंप्रेसर के अंदर, और पॉजिटिव वर्क टरबाइन के अंदर। क्लियर है, तो बैक वर्क रेशियो इज वॉस नेगेटिव वर्क अपॉन में पॉजिटिव वर्क किसी भी साइकिल के लिए। तो हम लोग क्या करें, गैस टरबाइन की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वर्क किसको देते हैं हम, कंप्रेसर को, पॉजिटिव वर्क किसको देते हैं हम, टरबाइन को। क्लियर है, ऐसे ही अगर रिंकाइन साइकिल के लिए बोला सर डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पर बैक वर्क रेशियो फॉर रिंकाइन साइकिल क्या आ जाएगा, ठीक है, वहां पर नेगेटिव वर्क किसमें मिलता है, बोला सर पंप में, दैट मींस क्या हो जाएगा, टरबाइन, तो पंप अपॉन में टरबाइन, बस सिंपल सी बात है। क्लियर है, एक और चीज, अब कई बार क्या होता है कि वर्क रेशियो और जो बैक वर्क रेशियो, इनमें कोई रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। यहां से आओ, यहां देखो तुम लोग, अब ये क्या हमारे पास, बोला सर वर्क, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस में WC ओवर W टरबाइन लिख सकता हूं। WC बाय W टरबाइन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इट इज बैक वर्क। तो हम लोग क्या कह देंगे, वर्क रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस RBW। तो हम लोग कह सकते हैं RW प्लस RBW इज इक्वल्स टू 1, यानी वर्क रेशियो और बैकवर्क रेशियो का जो सम है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। तो अब इसने कहा सॉरी, क्लियर है, बैकवर्क रेशियो, वर्क रेशियो, सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, अब ये कह रहा है कि रीहीटिंग अगर आप करते हैं गैस टरबाइन के अंदर तो क्या होता है, तो बताइए क्या होगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ सी ऑप्शन आ जाएगा मेरा, डी ऑप्शन, इंक्रीज इन वर्क रेशियो बट डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो रीहीटिंग अगर आप करते हैं तो हमारे पास ब्रेटन साइकिल के अंदर वर्क रेशियो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बोला सर ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, बहुत वेरी लिटिल बिट, दैट मींस 1 to 2% के आसपास वो एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। बट हमसे पूछा है कि डिक्रीज करती है, हाँ करती है, लेकिन कम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलें आगे, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी गुड। चलिए, क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, रूट ब्लोअर एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, इसका आंसर सब लोगों को पता होगा, बिल्कुल, बोले सर दैट मीन्स कौन सा है। ठीक है, अब सुनो, लेकिन अब क्लासिफिकेशन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो क्लासिफिकेशन से पूछे हैं, तो थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को लूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताना चाहूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बेटा कंप्रेसर की क्लासिफिकेशन, तो कंप्रेसर बेसिकली हम दो टाइप के देखते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और एक हम लोग कहेंगे
दैट मीन्स देयर इज अ डायनामिक। ठीक है, तो कंप्रेसर ऑफ टू टाइप, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और एक डायनामिक कंप्रेसर। ठीक है, डायनामिक कंप्रेसर में दैट मींस हम लोग क्या करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। लेकिन यहां पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो जो फ्लूइड है इट इज कंप्रेस्ड, दैट मींस क्या करेंगे, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम तक लेके जाएंगे। इस तरीके से हम फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे जो आपके जो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, अगेन ऑफ टू टाइप। एक हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग और एक हम लोग कहेंगे दैट मीन देयर इज अ रोटरी। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर ऑफ टू टाइप, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। अगेन यहां पर हम लोग बात करते हैं फिर डायनेमिक कंप्रेसर, अगेन ऑफ टू टाइप, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर सेंट्रीफ्यूगल, और हम लोग इसको लिख देते हैं दैट मीन्स व्हाट, बोला सर एक्सियल। राइट, तो डायनेमिक कंप्रेसर ऑफ टू टाइप, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है, फॉर आंसर पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर। क्लियर है? बोला हाँ। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, बोला सर रेसिप्रोकेटिंग भी जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर इट इज द सिंगल एक्टिंग, और हम लोग कह देंगे बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ डबल एक्टिंग। जो एक तरफ से काम करता है सिंगल एक्टिंग, जो दो तरफ से, दोनों तरफ से काम करेगा डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग हमारे फॉर्म दैट मीन सिलेबस में नहीं है, हम लोग सिंगल एक्टिंग पढ़ते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। अब जो रोटरी कंप्रेसर है ये भी आपके तीन टाइप के होते हैं। एक हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन देयर इज अ रूट। एक हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन देयर इज अ वेन टाइप। एक हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ स्क्रू कंप्रेसर। ठीक है, तो रूट ब्लोअर, वेन टाइप, स्क्रू कंप्रेसर, ये क्या है आपके रोटरी कंप्रेसर हैं, बट दीज आर द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। क्लियर है? वो डायनेमिक कंप्रेसर्स में नहीं आते हैं, रूट, वेन और स्क्रू। कई बार बच्चे देख लेते हैं रूट ब्लोअर है, स्क्रू कंप्रेसर है, तो दीज आर द रोटरी कंप्रेसर, बट दीज आर इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, जिनके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। दैट मीन्स वहां पर प्रेशर जो इंक्रीज है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं है। राइट? क्लियर? तो ऑप्शन आपका यहां पर सिंपल है, गुरुदेव ए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हो गया? वेरी गुड। द ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल आइसोबार, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, टू रिवर्सिबल आइसोथर्म, टू रिवर्सिबल आइसोबारिक, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, वन रिवर्सिबल आइसोबैटिक। तो ऑप्शन सीधी सी बात है, प्लस सर सिंपल, इट इज द टू रिवर्सिबल आइसोबार एंड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक। दो कांस्टेंट प्रेशर होती है, दो एडियाबैटिक है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एडियाबैटिकली होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिकली होते हैं। हीट एडिशन एंड हीट सप्लाइड, सॉरी हीट रिजेक्टेड एंड हीट सप्लाइड, दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिकली होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है भैया। चलो पहले एक बार हिंदी में, फिर आप लोगों से नहीं पढ़ा जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो वर्क इनपुट इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर फॉर द सेम इनलेट स्टेट एंड द सेम एग्जिट प्रेशर इज मिनिमम व्हेन कंप्रेशन फॉलो पी वी की पावर 1.4 कांस्टेंट, कंप्रेशन फॉलो पी वी की पावर कांस्टेंट, सी पी वी 1.3 कांस्टेंट, पी वी 1.2 कांस्टेंट। कौन सा होगा? चलो देखो आंसर, होप सो आप लोगों ने बता दिया होगा। अच्छा, एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों को यहाँ तक बताना चाहूँगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है,
चलो हम लोग एक प्रेशर को रेंज मान लेते हैं, ये प्रेशर रेंज है, ये मेरा है लोअर प्रेशर और ये हम लोग बोल देते हैं हायर प्रेशर, ठीक है, राइट, ठीक है। आप लोगों ने कुछ जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप लोगों को सर ने बहुत सारी 5 प्रोसेस आप लोगों को पढ़ाई गई थी। सर बिल्कुल हमको 5 प्रोसेस पढ़ाई गई थी, राइट? बोले सर हाँ। उन 5 प्रोसेसेस के अंदर उनको कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस पर भी आप लोगों को बना के दिखाया गया होगा। बोला सर बिल्कुल दिखाया गया था, तो एक्सपेंशन तरीक दिखाया होगा, कंप्रेशन करके दिखाया होगा, दिखाया था? बोला हाँ। चलो नहीं दिखाया है तो अब देख लो। तो उनमें से उनमें से ये 3 प्रोसेस हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है भैया? ठीक है ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप बता सकते हो कौन सा? दैट मीन्स हम लोग क्या गए, हम लोग 1 से लेके 2 गए, ये 2 गए, रेड कलर, सॉरी, ये 2 डैश गए और ये 2 डबल डैश गए, ठीक है? हाँ जी भैया। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस क्या, ये प्रोसेस होती है बोले सर एडियाबैटिक। ये जो कंप्रेशन आप लोग कर रहे हो 1 से लेके 2 तक, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है? रेड वाला जो है, ये रेड जो है, रेड जो है ये है हमारा पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, ठीक है? और जो ये पिंक कलर का हम लोगों ने यहां पर बनाया है, ये जो पिंक कलर का हम लोग यहां पर बना रहे हैं, इसको मैं यहां दिखा देता हूं। ये हमारा कंप्रेशन होता है, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है? तो ये जो कंप्रेशन है बेसिकली दैट मींस ये 1 to 2 ब्लैक कलर का एडियाबैटिक कंप्रेशन, 1 to 2 डैश रेड कलर का इट इज द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन एंड 1 to 2 डबल डैश इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर है? ठीक है। तो ये कंप्रेशन बेसिकली हम लोगों को यहां पर देखने को। अब यहां से हमको अब ये पता चलता है कि कंप्रेसर बेसिकली क्या काम करता है। बोला सर कंप्रेस करता है एयर को फ्रॉम, मतलब फ्लूइड को फ्रॉम लो प्रेशर टू हायर प्रेशर, ठीक है? तो कंप्रेसर के अंदर हम इन 3 प्रोसेस से फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कंप्रेस कोई भी चीज इन 3 प्रोसेस की वजह से हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों प्रोसेस हो सकती है, लेकिन मुझे इनमें से वो प्रोसेस बताओ जिसमें मुझे कम वर्क इनपुट देना पड़े। आपको ये पूछ रहा है, तो आपको ये बताना है कि किस प्रोसेस से कम वर्क इनपुट मिलता है। देखें सिंपल, देखो मेरे बच्चा, कंप्रेसर जो है एक ओपन सिस्टम है। जब ओपन सिस्टम है तो यहां पर हम लोगों को पता है ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है, वर्क डन, आप कैसे बताते हैं? बोले सर इट इज -VdP।
और क्लोज सिस्टम का हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, बोला सर इट इज इंटीग्रेशन पीडीवी, ऐसे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, अगर प्रेशर वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम एक्सिस पर किसी चीज को प्लॉट करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे किसी प्रोसेस को वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो वो हमें क्या देगी, क्लोज सिस्टम का वर्क देगी। और अगर प्रेशर एक्सिस पे किसी प्रोसेस को प्लॉट करते हैं तो वो हमें ओपन सिस्टम का वर्क देगी ना, बिल्कुल। तो हम लोगों को पता चल गया यहां पर कि भाई कंप्रेसर जो है वो ओपन सिस्टम है, तो प्रेशर एक्सिस का जो प्लॉट करेंगे और जो एरिया आएगा, एरिया हमको उसका वर्क डन दे देगा। तो इन तीनों में से किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एरिया ज्यादा आएगा और किसके अकॉर्डिंग एरिया कम आएगा, ये हम देखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, बोले सर अगर मैं यहां से चलता हूं, ये एरिया है, तो ये किसका है, आइसोथर्मल का। उसके बाद इतना सा और बढ़ा दूं तो पॉलीट्रोपिक का, उसके बाद इतना और बढ़ा दूं तो एडियाबैटिक का। तो सबसे ज्यादा वर्क डन हमको एडियाबैटिक की प्रोसेस में दे, अगर एडियाबैटिकली करना पड़ेगा, सबसे कम आइसोथर्मल, यही इसने पूछा है। पीवी की पावर 4 एडियाबैटिक प्रोसेस है, पी की 1 पावर 3 1.2 ये पॉलीट्रोपिक है। तो हमको ना तो पॉलीट्रोपिक ना एडियाबैटिक, हम लोग क्या करेंगे, आइसोथर्मली करेंगे। तो मिनिमम वर्क इनपुट आपको कब मिलेगा, जब आप आइसोथर्मली कंप्रेशन करते हैं, तब आपको मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़ता है। क्लियर है। और आइसोथर्मल आप लोगों को पता ही है, दैट मींस व्हाट, बोला सर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। व्हाट इट, सिंपल है। ये डायग्राम ध्यान रखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। इसमें बातें बताने को और भी है, लेकिन आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन में सर ने इतनी लंबी क्लास कर दी, राइट। चलो वो कभी जैसे एक्स्ट्रा कभी पढ़ाएंगे तो क्वेश्चंस मैं ले आऊंगा एक आधा, तब हम लोग देख लेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ो। Draught in a boiler is important for draught बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, बॉयलर के अंदर सुना होगा इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट, सुने हैं, बोला हाँ। तो वो जो ड्रॉट बेसिकली है वो किस लिए आप यूज करते हो, रिमूविंग कम्बस्टिबल गैसेस फ्रॉम बॉयलर फॉर प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो क्या है, बोला सर ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। बेसिकली ड्रॉट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्लू गैसेस हैं आपके बॉयलर के अंदर, उसको बाहर निकालने में हमें हेल्प करता है। और दैट मीन्स प्रॉपर कंबशन, फ्यूल का एक जो प्रॉपर कंबशन जो होता है उसकी वो भी ड्रॉट भी क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है। अब यहां पर मैं अगर आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं तो कुछ क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन है, कई बार ड्रॉट से भी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। तो ड्रॉट बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें हम लोग ड्रॉट के बारे में, बोला सर कर ही लीजिए, बात कर लेता हूं। तो ड्रॉट की अगर मैं बात करूं, ड्रॉट, तो ड्रॉट बेसिकली बेटा हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, नेचुरल ड्रॉट, नेचुरल ड्रॉट, और हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। तो ड्रॉट दो टाइप की होती है, एक नेचुरल ड्रॉट होती है, एक आर्टिफिशियल ड्रॉट होती है। नेचुरल ड्रॉट दैट मींस क्या, वो जो डेंसिटी डिफरेंट की वजह से जो अपने आप होता रहता है उसको हम नेचुरल ड्रॉट कहते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल ड्रॉट है ये आपकी दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है स्टीम जेट, और एक यहां पर आप लोगों की होती है दैट मींस देयर इज अ मैकेनिकल। ठीक है। आर्टिफिशियल में दो टाइप की होती है, स्टीम जेट और मैकेनिकल ड्रॉट। तो मैकेनिकल ड्रॉट बेसिकली आपकी तीन टाइप की होती है, एक हम लोग बोलते हैं आईडी, इंड्यूस्ड, एक हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड, एक हम लोग बोलेंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ बैलेंस। क्या बोलेंगे, बैलेंस। तो मैकेनिकल ड्रॉट ऑफ द इंड्यूस्ड ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट एंड द बैलेंस ड्रॉट। अब कई बार पूछेंगे सर स्टीम जेट के बारे में आपने नहीं बताया, इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ड्रॉट और फोर्स्ड ड्रॉट होते हैं, तो हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेता है कि जो इंड्यूस्ड ड्रॉट और जो फोर्स्ड ड्रॉट है
वो बेसिकली क्या है, वो आर्टिफिशियल ड्रॉट के अंदर मैकेनिकल ड्रॉट के एग्जाम्पल है। राइट, क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली मैंने आपको फंडा बता ही दिया। चलो नेक्स्ट। चलिए आपको दैट मीन्स वॉइस इज ऑडिबल ना? आई एम ऑडिबल? चलो, द गैस टर्बाइन आर प्रिफर्ड इन एयरक्राफ्ट propulsion ड्यू टू। मैंने अभी बताया एयरक्राफ्ट के अंदर हम लोग गैस टर्बाइन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हैवी है, दे हैव लो पावर टू वेट रेशियो, दे हैव हाई पावर टू वेट रेशियो, दे आर एफिशिएंट। तो बेसिकली बेटा क्या है, ये हम लोग क्या कहेंगे, दे हैड हाई पावर टू वेट रेशियो। बेसिकली क्या है, हाई पावर टू वेट रेशियो। इनके अंदर एज पर वेट हम बोलते हैं, वेट कम है तो ये हाई पावर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऐसी चीजें दैट मीन्स टीचर आप लोगों को ऑरली बताते हैं, वो लिखवाते नहीं है, और वो एग्जामिनर वहीं आप लोगों को पकड़ लेता है कि नहीं यार बच्चा यहाँ पर थोड़ा लैक करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि इन एक्सियल फ्लो फैन और टर्बाइन, फैन दैट मीन्स एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आप लोग मान लीजिए, इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर फैन टर्बाइन फ्लूइड एंटर एंड लीव एज फॉलो। तो ऑब्वियसली बात है, कंप्रेसर के अंदर फ्लूइड कहीं से एंटर करेगा और कहीं से बाहर निकलेगा, तो वो कैसे एंटर करता है और कैसे बाहर निकलता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर? तो रेडियली एंटर करता है, एक्सियली बाहर निकलता है, एक्सियली एंटर करता है, एक्सियली बाहर निकलता है, एक्सियली एंटर करता है, रेडियली बाहर निकलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल एंड रेडियल। तो बेसिकली एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर दैट मींस क्या करेगा, वो एक्सियली ही एंटर करता है और एक्सियली ही बाहर निकलता है। ठीक है, एक्सियली ही एंटर करता है और एक्सियली ही बाहर निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। क्या है, जैसे ये आपका रोटर है, ये आपका रोटर है, फ्लूइड क्या करती है ऐसे, दैट मींस पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, जो घूमता रहेगा फ्लूइड आपके एंटर करती रहेगी, तो दैट मींस पैरेलल टू द एक्सिस होता है। ठीक है, अच्छा सेम चीज अगर उसने सेंट्रीफ्यूगल के लिए पूछ ली होती तो यही चीज उसने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए पूछ ली हो तो बताओ, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर कैसे एंटर करेगा और कैसे एग्जिट करेगा? ओ, कुछ हिंट भी मिल गया होगा। ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। ठीक है, सॉरी ए नहीं, सी, ऑप्शन इज सी। एक्सियली एंटर करती है, रेडियली बाहर निकलती है। दैट मींस क्या करेगी वो, जैसे ये है आपका, यहां से ऐसे आपका, दैट मींस आपने देखा होगा जो आपका कंप्रेसर है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बेसिकली क्या है, इट इज आउटवर्ड रेडियल फ्लो मशीन, इट इज द आउटवर्ड रेडियल फ्लो मशीन। तो क्या करेगा, फ्लूइड एंटर करेगा और फ्लूइड ऐसे एंटर करेगा और यूं बाहर निकलेगा, फ्लूइड ऐसे एंटर करेगा और यूं बाहर निकलेगा। ठीक है, यू एंटर करके यू बाहर निकलता है, तो दैट मींस एक्सियली और रेडियली आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया।
तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए गैस टरबाइन एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इज हायर, लोअर, सेम और अनप्रेडिक्टेबल। तो जो आपका गैस टरबाइन है उसके अंदर जो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो इंटरनल कंबशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, कम होती है, इक्वल होती है, ये हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर हायर होती है। तो गैस टरबाइन की मैकेनिकल एफिशिएंसी इज मोर देन दैट ऑफ आईसी इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब पूछोगे सर व्हाई, सर व्हाई? बेसिकली बेटा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन इज मोर इन गैस टरबाइन, ठीक है, एज कंपेयर टू आईसी इंजन, ठीक है। एक्सपेंशन ज्यादा तो ब्रेक वर्क डन हम लोगों को ज्यादा मिलेगा, सो दैट मीन्स यहां से ज्यादा होगी। क्लियर है, राइट? ठीक है। अगर थर्मल एफिशिएंसी पूछूं तो चलो, इसने बोला मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में, तो देन व्हाट अबाउट थर्मल एफिशिएंसी? व्हाट अबाउट थर्मल एफिशिएंसी? तो थर्मल एफिशिएंसी है बेटा वो आईसी इंजन की ज्यादा होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं थर्मल जो है वो आईसी इंजन की जो है वो दैट मीन्स अराउंड हम लोग कह दें इट इज 25 to 30% तक होती है। और अगर मैं थर्मल एफिशिएंसी आप गैस पावर प्लांट यानी गैस टरबाइन की मैं बात करता हूँ तो इसका हम लोग अराउंड दैट मीन्स देयर इज 10 से 12% की हम लोग बोल के चलते हैं। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है गैस टरबाइन की कम होती है, लेकिन मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। Which of the following statement does not apply to volumetric efficiency of a reciprocating air compressor? तो सबसे पहले अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर आप कंप्रेसर की देखते हैं तो फॉर्मूला याद है? बोले सर बिल्कुल याद है, 1 प्लस में C माइनस में C की पावर P हायर अपॉन में P लोअर 1 की पावर n, यही वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये कहता है कि इन जो स्टेटमेंट दी हुई है कौन सी इसके साथ दैट मीन्स जो है अप्लाई नहीं होती है, यानी कौन सी करेक्ट नहीं है, अप्लाई नहीं होती है या डज नॉट करेक्ट है या कुछ भी समझ लो। ठीक है, चलो पहले हम लोग वो देख लेते हैं जो आसानी से हो जाता है। पहले बी पढ़ो, इट इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर रेशियो। तो पी हायर अपॉन में पी लोअर, इट इज द प्रेशर रेशियो। अगर आप प्रेशर रेशियो को घटाते हैं, अगर हम प्रेशर रेशियो घटाते हैं तो मुझे बताओ एफिशिएंसी इंक्रीज होगी डिक्रीज? ये प्रेशर रेशियो घटाओ, तो प्रेशर रेशियो घटाओगे नेगेटिव पार्ट घटेगा, नेगेटिव पार्ट घटेगा तो दैट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। बोले गुरुदेव ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अप्लाई होता है। वो पूछ रहा है डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई होता है तो हम लोग टिक करके चलेंगे। चलो नेक्स्ट पर आओ, इट इंक्रीज टू डिक्रीज इन क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो आपका ये रहा सी, ठीक है, इसको घटाओगे, इसको सर इट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज इन, ठीक है, इसको घटाओगे सी घटेगा, सी के साथ कुछ और भी ऐड है, ये घटेगा, ये वाला बढ़ेगा। बोला गुरुदेव ये भी ठीक है, ठीक है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन क्लियरेंस टू स्टॉक रेशियो, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ठीक है। क्या कह रहा है? क्लियरेंस टू स्ट्रोक, दैट मीन्स वीसी अपॉन में वीएस क्या है? सी। अब ये कह रहा है कि इसको बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी, बिल्कुल है भाई, वो इसके ऊपर वाला उल्टा ही था ना कि वो घटा रहे थे बढ़ रहा था, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका? तो बोला सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की ही जरूरत उसको नहीं है।
बाकी 3 करेक्ट है तो एक तो गलत है ही, तो ऊपर वाला। तो इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ इनलेट टेम्परेचर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर आप दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है, घटती है। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ गया। चलो नेक्स्ट। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से निकाल लेते हैं। कई बार होता है कि भाई दैट मीन्स कुछ सोचते रहते हैं तो वो माइंड में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, हिट नहीं कर पाता। जब वो हिट नहीं कर पाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गो थ्रू द ऑप्शन। बहुत आसान तरीका है, कभी भी गलती नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट। For the same efficiency of Brayton cycle and Carnot cycle, working between temperature limits of T max and T minimum, the power contribution to the Brayton cycle will be। देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी, सॉरी ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन साइकिल है। तो ब्रेटन साइकिल की अगर मैं एफिशिएंसी आप लोगों को बोलूं तो एफिशिएंसी क्या होती है, बोले सर इट इज 1 माइनस 1 की पावर आरपी की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा, यही होगी बिल्कुल। तो यहां पर कुछ दिखाता हूं मैं आपको। इफ प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू 0, अगर प्रेशर रेशियो हम 0 रखें, प्रेशर रेशियो अगर हम 1 रखें, देन एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इज व्हाट, बोलो। तो आरपी का 1 की पावर कुछ भी हो, 1 बाय 1 में से 1 गया 0, तो ऑप्शन क्या आंसर क्या आ जाएगा, बोलो सर 0। अच्छा, देन वर्क अबाउट द वर्क डन, बोले सर एफिशिएंसी 0, तो हम लोग क्या कह देंगे, इट इज वर्क डन 0। ठीक है, अगर ब्रेटन साइकिल के अंदर अगर हम आरपी 1 रखते हैं तो एफिशिएंसी 0 आएगी, और 0 आएगी तो वर्क डन भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर आप प्रेशर रेशियो मैक्सिमम रखते हैं, प्रेशर रेशियो मैक्सिमम कर देते हैं प्रेशर रेशियो, तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल जो है वो भी क्या आती है बेटा, मैक्सिमम आती है, वो भी क्या आती है, मैक्सिमम। और इतनी मैक्सिमम कि इट इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इट विल बिकम टू द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। अगर हम ब्रेटन साइकिल के अंदर प्रेशर रेशियो मैक्सिमम कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम भी इतनी कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर जाती है। बट व्हाट अबाउट द वर्क डन भैया, व्हाट अबाउट द वर्क डन भैया, व्हाट अबाउट द वर्क डन, तो वर्क डन मैं कहूंगा बेटा अगेन 0, वर्क डन इज अगेन 0। तो यही क्वेश्चन इसने पूछा है कि आंसर क्या होना चाहिए, तो आप लोग कह देंगे कि सर वर्क डन इज अगेन 0। क्लियर है, ठीक है। तो कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर, कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर हो गई तो क्या हो गया, बोले सर वर्क डन 0 आएगा। क्लियर है, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैंने यहां पर आप लोगों को लिखा है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। एक एक क्वेश्चन जो यहां पर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 9/10 होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलो नेक्स्ट। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में पूछा है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, हाई प्रेशर रेशियो एंड लो मास फ्लो, हाई लो प्रेशर रेशियो एंड लो मास फ्लो, हाई प्रेशर रेशियो एंड हाई मास फ्लो, लो प्रेशर रेशियो एंड हाई मास फ्लो, बोलो। दैट मीन्स व्हाट, प्लस सर इट इज low pressure ratio and sorry क्या करता is the low pressure ratio
एंड हाई मास फ्लो रेट। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर रेशियो एंड हाई मास फ्लो रेट के लिए। तो बोला गुरुदेव इसका मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो आप बता रहे थे, जो रेसिप्रोकेटिंग सर रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर हम लोग बात कर रहे थे, तो वो क्या होगा, इसका उल्टा में। बिल्कुल भाई, दैट मीन्स यूज्ड फॉर हाई प्रेशर रेशियो एंड लो मास फ्लो। ठीक है, इसके अंदर 5 to 8 मीटर क्यूब पर मिनट इतना मास फ्लो रेट हम लोग होता है। और प्रेशर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो अप टू 1000 बार, यहां तक हम लोग, मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम लोग अप टू 1000 बार तक प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मास फ्लो रेट इतना होगा 5 to 8 मीटर क्यूब पर मिनट का। एक मतलब एक थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। क्लियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह इसको पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है। Got it? चलो, ये देखता हूं, टाइम ले लो, जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम ले लो, लेकिन उसका इसका आंसर दो मुझे। चलो एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। ये जो T1 और डेल्टा टी है, दैट मीन डेल्टा टी मतलब चेंज, जो आप चेंज करते हो। सपोज एक टेम्परेचर, उसके अंदर जो आप चेंज कर रहे हो वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज मैक्सिमम, T1 मैक्सिमम बोला है इसने, तो T1 जो है वो आपका मैक्सिमम है, T2 जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है। लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, T2 जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है भैया। ठीक है, अगर उससे समझ में ना आए, T1 जो है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, लीड्स टू मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल टरबाइन। इन चार ऑप्शन के अंदर T1 आपको मैक्सिमम दे दिया, T2 आपको मिनिमम दे दिया। ये कह रहा है कि इन चारों के अंदर कौन सा जो है वो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट दिखाएगा आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी के अंदर, ये पूछ रहा है। सोचो जरा, सोचो जरा, किसमें कितना है दम, रखना कदम। सोच समझ कर रखना कदम। चलो, हो गया, मुझे ही उतरना पड़ेगा जा मैदान में, ऐसा क्या नहीं, ऐसा नक्को करो जी। चलो ठीक है, सीधी सी बात कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ आइडियल टरबाइन। लोगों को तो यही पता नहीं चल रहा होगा, कुछ लोग गैस टरबाइन की एफिशिएंसी को घुसा रहे होंगे, 1 - 1 की पावर आरपी की पावर गामा -1 गामा फलाना, कोई किसी को कार्नोट साइकिल को ले रहा होगा, कोई किसी को ले रहा होगा, किसी को ले रहा होगा। तो यहाँ किसको लेना? तो सबसे पहले बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। टरबाइन है, इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। आइडियल टरबाइन बोल रहा है, तो टरबाइन ऑब्वियस सी बात हमारा कोई एक इंजन है, और जब इंजन है तो इंजन बना तो दैट मीन्स बेस हमने किसको रखा? कार्नोट को। तो जब भी किसी चीज़ की कंपैरिजन हम करते हैं तो कार्नोट को लेकर चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधे एक बात लिखूँ, कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होती थी? बोले सर इट इज 1 - TL/TH। ठीक है, TL इज व्हाट? बोले सर इट इज द मिनिमम, और बोले सर इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। यही होती थी, इसी के साथ कंपैरिजन करते थे। ये भाई भली है, चंगी है, कैसी है, मंगी है, जो भी है, जैसे भी है, वो इसके साथ कंपैरिजन करते थे। तो हम इसका कंपैरिजन हम इसके साथ ही करेंगे, राइट? कर लो, ठीक है। इसकी जगह TL जो है, T मिनिमम है, इनको हटाते हैं। इनकी जगह हम लोग TL मिनिमम को रखना है T2, और इसको हमको रखना है T1। ठीक है। इंप्रूवमेंट का मतलब
अच्छा क्या होगा, बोला सर जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब एफिशिएंसी, अगर जो फैक्टर एफिशिएंसी को बढ़ाएगा वो फैक्टर मेरे लिए अच्छा है, ये है। अब देखो आपके पास दो चीजें हैं, T2 और T1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन पे जाओ, सिंगल सिंगल वाले को छोड़ो, दोनों वाले पे जाओ। अगर मैं कहता हूं T2 को मैं बढ़ा दूं प्लस डेल्टा टी, इसके अंदर मैंने प्लस डेल्टा टी किया और इसके अंदर मैंने माइनस डेल्टा टी किया, ठीक है। प्लस वाला नेगेटिव पार्ट को बढ़ाएगा और नेगेटिव वाला नीचे वाले पार्ट को बढ़ाएगा, तो यानी ओवरऑल बढ़ेगा। तो यानी ये अगर बढ़ा तो ये बढ़ कभी नहीं सकती, ये क्या करेगी, घटेगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, ये क्या कर रहा है, इसको घटा दे भैया और इसको बढ़ा दे, फिर देख, पहले नीचे वाला देखते हैं। अगर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है अगर वो बड़ा होता है तो पूरा का पूरा ओवरऑल बढ़ता है, इसकी वजह से पूरा बढ़ेगा, बिल्कुल। और ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव पार्ट को घटा रहा है, नेगेटिव पार्ट को घटा रहा है। तो ये नीचे वाला पार्ट भी घटा रहा है और ऊपर वाला पार्ट भी घटा रहा है, तो ऑब्वियसली बात एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, T1 प्लस डेल्टा टी एंड T2 माइनस डेल्टा टी इज द करेक्ट आंसर। हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो ऊपर वाला पार्ट भी इसको घटा रहा है, नीचे वाला पार्ट ऐड होगा तो वो क्या करेगा, उसको नीचे वाला बढ़ेगा, नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल घटेगा। ऊपर वाला भी घटा रहा है, नीचे वाले भी घटा रहा है, तो दोनों ही जब मिलके घटा रहे हैं तो एफिशिएंसी 110% श्योर हूं मैं बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी में नहीं आया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। बोलो अच्छा था नहीं था, था नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं लेकर आया, राइट। चलो नेक्स्ट पर आओ। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अपने आप कर लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पर आओ। In reciprocating air compressor, the compression work per kg of air. Option A, increase as clearance volume increases, decrease as clearance volume increases, independent of clearance volume, and increase as the clearance volume decreases. तो obviously बात है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली बेटा जो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम जो है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्लियरेंस है, सो डज नॉट अफेक्ट द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है। क्लियरेंस रेखो आप चाहे रखो तो भी आपको वर्क इनपुट उतना ही देना पड़ेगा, अगर आप नहीं रखते हो तो भी आपको वर्क इनपुट उतना ही देना पड़ेगा। तो हम सीधा सीधा यहां पर लिखेंगे कि द क्लियरेंस रेशियो या क्लियरेंस वॉल्यूम डज नॉट इफेक्ट द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। तो ऑप्शन आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसको ध्यान में रखें। और ये आईसी इंजन का कहां से क्वेश्चन आ गया, चलो आ ही गया है तो अब कर लेते हैं। The piston rings are generally made up of the following material: cast iron, mild steel, aluminum and carbon steel. Cast piston rings, पिस्टन जो रिंग्स होती है ना, लगी होती हैं, जो लुब्रिकेशन वगैरह में आपको काम आती है, पिस्टन के चारों तरफ 2 या 3 रिंग लगी होती हैं, पतली पतली सी। आज जनरली मेरे पास है, था तो दिखाऊं, चलो मैं आप लोगों को पिस्टन रिंग्स दिखाता हूं। ये फिर ब्लर हो गया, नहीं, ये पिस्टन है, दिख रहा है, ब्लर हो रहा है ना, ये मेनली पिस्टन है, दिख रहा है।
इसके अंदर रुको दिखाता हूँ तुमको, निकल जाएगी, निकल तो जानी चाहिए, निकल गई। ये रही, दिख रही है, अब दिख रही होगी, दिख रही है ना, ये होती है पिस्टन रिंग। दैट मीन्स एक बोलते हैं ना कि खुली हुई होती है, देखो ये आपको दिख रही होगी खुली हुई, दिख रही है, ये खुली हुई, ये होती है पिस्टन रिंग। ये पूछ रहा है कि ये पिस्टन रिंग किसके बनी होती है, या 3 ग्रूव बने हुए हैं उनमें पिस्टन रिंग्स हैं, ये पिस्टन है, ठीक। चलो तो ऑप्शन कह देंगे व्हाट, बोले सर इट इज द कास्ट आयरन। क्लियर है, चलो दैट मीन्स पढ़ते हो तब ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब हम लोग आईसी इंजन वगैरह की जब पढ़ाई वगैरह करते हैं, जब मैं आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करता हूँ कि भाई आपको, खैर इतना तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना मुझसे बन पाए, जो चीज़ें मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो तो ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर P2 in a 2-stage air compressor having P1 4 bar, P3 9 bar as suction and delivery pressure। ये क्या कह रहा है कि जो ये आपका सक्शन प्रेशर है, ये आपका डिलीवरी प्रेशर है, तो ये ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर बता। ये तो बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट प्रेशर कैसे निकालते हो भैया? बोला सर इंटरमीडिएट प्रेशर हम लोग निकालते हैं अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बोला सर 4 गुना 9, दैट मीन्स अंडर रूट 36, 36 का आ जाएगा 6, तो ऑप्शन आ जाएगा 6 बार इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, ठीक है। तो 2 प्रेशर दिए हुए हैं, उनको आप ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आओ। अच्छा क्वेश्चन है। कईयों को तो बोले सर हमको फॉर्मूला ही नहीं आता, फार्मूला नहीं आता तो वाला सर टेग्नोमेट्रिक के टेबल नहीं आते। अब टेग्नोमेट्रिक के टेबल तो मैं तो बताऊंगा नहीं, याद कल नहीं आपका पलेगी। चल सिंपल पहले देखते हैं क्या है। तो सिंपल इंपल्स टरबाइन द नोजल एंगल एट एंट्रेंस इज 30 डिग्री। आपको नोजल एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री फॉर द मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी। वाह वाह वाह, कितना अच्छा बात बोली है इसने। द मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी, व्हाट इज द ब्लेड स्पीड रेशियो? ब्लेड स्पीड रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, दैट मींस इट इज u by v। u इज व्हाट? व्हील वेलोसिटी। ये भी लोगों को नहीं पता होती आधे ज्यादा को तो। और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक कर रही है ना? ये भी नहीं पता होती। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये जब मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी होगी तब ये कितना होगा, कितना होगा? चलो बताओ। ब्लेड स्पीड रेशियो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है? यही क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल। ये भी क्वेश्चन पूछा इसने। आप एक क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछ ली कि आपको पता है कि भाई मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी जब होती है तो ब्लेड स्पीड रेशियो क्या होता है। वेरी गुड। तो ये हमारा होगा, बोले सर इट इज द कोस अल्फा बाय 2। वेरी गुड। तो फॉर द सिंपल इंपल्स टरबाइन द डायग्राम एफिशिएंसी मैक्सिमम देन द ब्लेड स्पीड रेशियो इज कोस अल्फा बाय 2। अल्फा इज द नोजल एंगल एट द इनलेट। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। कोस 30 कितना होता है? कोस 30 कितना होता है? बोले सर इट इज रूट 3/2, 2 से 2 है तो क्या आ जाएगा? रूट 3/4। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732/4। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी।
ठीक है, √3/2 ही होती है ना। 1.732 4 से करोगे तो 4 चौक 16.333। ठीक है, चलो। अच्छा, इसने अभी तक ये पूछा कि भाई ब्लीड स्पीड रेशियो पूछ लिया। अच्छा मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी कितनी होगी अगर दैट मींस इसमें है तो? फॉर सिंपल इम्पल्स टरबाइन द मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी इज व्हाट थ्योरेटिकली? वो एंगल पुट मत करो तुम, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी बता दो। तो बोले सर मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी होती है कोस स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा बेटा इंपॉर्टेंट है ये। उसने एक क्वेश्चन में दो चीजें पूछी आप लोगों से, या एक वो भी बन सकता था कि व्हाट इज द ब्लेड स्पीड रेशियो। उसने अल्फा अगर वो भी पता, आपने वो भी पता कर लिया और आपको क्वेश्चन आता है वो भी पता कर लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है डी लावल टरबाइन की? इट इज द कोस स्क्वायर अल्फा। गॉट इट? हाँ चलो मुंह से निकल गया। सिंपल इम्पल्स टरबाइन का दूसरा नाम कौन सा है भैया? बोले सर इट इज द डी लावल टरबाइन। इट इज डी लावल टरबाइन। पूछ सकता है द डी लावल टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप कह देंगे कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सिंपल इम्पल्स टरबाइन का नाम ही डी लावल टरबाइन है, क्योंकि उन्होंने इजाद किया था इसलिए उनके नाम पर डी लावल टरबाइन रख दिया गया। चलो आ जाओ। The performance of reciprocating compressor is compared on the basis of the efficiency, volumetric efficiency, mechanical efficiency, overall efficiency and isothermal efficiency. तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं? किसके साथ? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के साथ, मैकेनिकल के साथ, ओवरऑल के साथ, आइसोथर्मल के साथ। तो बोले सर ऑप्शन क्या आ जाएगा? आइसोथर्मल के साथ। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी जो है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्रेसर हैं आपके उनकी परफॉर्मेंस को बताते हैं। और आइसोथर्मल एफिशिएंसी बेसिकली क्या हो जाएगी? तो बोले सर आइसो थर्मल वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क। ठीक है, एक्चुअल वर्क। ठीक है, आइसोथर्मल एफिशिएंसी बेसिकली दैट मीन्स एक अच्छे कंप्रेसर के लिए कितनी होनी चाहिए? 70% टू 80% के आसपास होनी चाहिए। क्लियर है? तो किसी भी कंप्रेसर को जब आप कंपेयर करेंगे तो हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे। क्लियर है? चलो चलो फ्यूजिबल प्लग ऑफ ए बॉयलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फ्यूजिबल प्लग है आपका वो किसका एग्जाम्पल है? सेफ लाइफ अप्रोच, फेल सेफ अप्रोच, रिलायबिलिटी अप्रोच एंड मेंटेनेबिलिटी अप्रोच। बेसिकली फ्यूजिबल प्लग क्या करता है? बोले सर बॉयलर को हमारे बंद कर देता है ताकि वो फटे ना, फटे तो लाइफ सेफ रहे। दैट मीन्स क्या आ जाएगा? इट इज द सेफ लाइफ अप्रोच। क्लियर है? नेक्स्ट पर आओ।
अच्छा क्वेश्चन है। Which one of the following statement is correct? Increasing the number of reheating stage in gas turbine to infinity. आप क्या कर रहे हैं, रीहीटिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स गैस टरबाइन के अंदर रीहीटर लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 लगाते हैं। अगर हम 2 3 4 ना लगा के हम लोग क्या करें, उनको इन्फिनिटी कर दें, हम उनको इन्फिनिटी कर दें, तो रीहीटिंग जो हम लोग करते हैं वो हम लोग इन्फिनिटी कर दें, तो मेक्स द एक्सपेंशन ट्रेंडिंग टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो जो एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा, बताइए कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? तुम लोग क्या कहेंगे, बोले सर आइसोथर्मल। ठीक है, तो अगर आप रीहीटिंग जो है बहुत सारे रीहीटिंग स्टेज दैट मीन्स बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो एक्सपांशन जो होता है वो क्या हो जाता है, आइसोथर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भैया, आइसोथर्मल। जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर, ये आपका एंट्रोपी। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन, ये मेरा एक्सपेंशन, ये मेरी हीट सप्लाइड और ये मेरी हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, ये आपका कंप्रेशन हो गया, 1 2 3 एंड 4। आप यहीं पे रीहीटिंग करते हैं, यहीं करते हैं ना आप हीटिंग, दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर एक्सपेंशन करने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक टरबाइन यहाँ लगाएंगे, फिर एक टरबाइन लगा के उसको एक्सपेंशन करके फिर यहाँ करेंगे। ठीक है, फिर इसको ऐसे करेंगे। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये रीहीटर है, ये बेसिकली रीहीटर होते हैं। तो अभी हमने 2 लगाए, फिर हम एक और लगा देंगे। अब हम इसको क्या करें, और पास में लगाएं, फिर हम इसको और पास में लगाएं। जब और पास में आप लगाते जाओगे तो जो एक्सपेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, डॉट लाइन से दिखेगा। डॉट लाइन से दिखेगा तो कैसी लाइन दिखेगी, एक सीधी लाइन दिखेगी। तो सीधी लाइन दैट मीन्स अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन आ जाती है तो किसको रिप्रेजेंट करती है, आइसोथर्मल। तो अगर आप नंबर ऑफ रीहीटर इनफाइनाइट लगा देते हैं ड्यूरिंग रीहीटिंग, तो दैट मीन्स जो एक्सपांशन है वो दैट मीन्स क्या है, वो कैसा हो जाता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो जाता है। राइट, बस यही पूछा है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट, थर्टी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 27 आपका क्वेश्चन है ये। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई मुझे नहीं मिले तो ज़्यादा क्लास बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। बाद में दैट मीन्स अगर आपको चीज़ें दिखेंगी और होंगी तो फिर हम लोग अलग से दैट मीन्स कर लेंगे। आपको लगता है कि नहीं सर अच्छे पावर प्लांट एक अच्छा सब्जेक्ट है तो और भी प्रैक्टिस हमें करवा दीजिए, तो आप बोलेंगे तो लाइव लोगे, लाइव रिकॉर्डेड बोलोगे रिकॉर्डेड, दैट मीन्स लेक्चर ऑन डिमांड दैट मीन्स आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो। For the air standard Brayton cycle, increase in the maximum temperature of the cycle, increase in maximum temperature of the cycle while keeping the pressure ratio is the same would result in increase in air standard efficiency, increase in decrease in air standard efficiency, no change in air standard efficiency and increase in the efficiency but reduction in the network। देखो बेटा सीधी सी बात है, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूं तो इट इज 1 - 1 की पावर आरपी की पावर गामा -1 गामा, यही आता है। और अगर आप प्रेशर रेशियो पे निकालते हो तो वो क्या आएगा, इट इज T2/T1
इट इज T2/T1। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हम लोग वहां पर किससे दिखाते हैं, T3 से। तो एफिशिएंसी जो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी है, ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी आपके सामने आ रही है, इसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, या है यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल अगर बोलता तो वहां पर होता है, वहां पर आप लोग देखते हो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - T1/T3 e की पावर RP की पावर गामा -1 ओवर गामा, ये आता है ना, इट इज द आइडियल रीजनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी। तो वहां पर लेना देना है, लेकिन यहां पर कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर T1 ही T मैक्सिमम की टर्म ही नहीं है, तो मैं क्यों भंडाम पालू, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नो चेंज इन द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये मत कर देना कि क्वेश्चन बनाया है तो आंसर इसका होगा, इंक्रीज डिक्रीज ही करेगा, ऐसा भी हो सकता है, दैट मींस है ही नहीं तो वो क्या करेगा। एक क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है वो आप लोगों को घुमाने के लिए चीजों को इधर उधर करता है, राइट। घबरा जाते हैं बच्चे, कर देते हैं कुछ भी नहीं, तो उसमें वहां टर्म ही नहीं है, सर ने पढ़ाई नहीं। अगर टर्म होती तो सर तुमको बताते ना रिलेशन वगैरह, वहां टर्म ही नहीं है तो उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बोल दे दैट मीन देयर इज नो चेंज इन द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। क्लियर है, बस यही बोलना था। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन, ये आपका पहले भी कहीं आ चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। An ideal closed cycle gas turbine plant in working between the temperature of this and using air as working fluid, the pressure ratio for the maximum output is। मैक्सिमम वर्क डन के लिए आपको प्रेशर रेशियो पूछा है, याद है कुछ, यहां भी दो क्वेश्चन पूछ लिए। वो कह रहा है कि अगर गैस टरबाइन आपका है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम वर्क डन है तो उसके लिए आरपी जो प्रेशर रेशियो जो होता है वो क्या होता है, तो आप लिखते हो, याद आया कुछ, आरपी ऑप्टिमम कितना होता है, कितना होता है, प्लस सर इट इज अंडर रूट ऑफ टी मैक्स ओवर टी मिनिमम गामा की पावर गामा -1, यही लिखते हो, ठीक है, बिल्कुल यही लिखते हैं। तो याद कर लेना, ये भी पूछ सकता है भाई, वो उसने न्यूमेरिकल पूछा वहां, ये आपसे थ्योरेटिकल पूछ लिया, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वर्क डन के लिए ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कितना होता है, तो अंडर रूट टी मैक्स अपॉन में टी मिनिमम की पावर गामा ओवर गामा -1। एयर है, गामा की वैल्यू आपको 1.4 ले सकते हैं, टी मैक्सिमम आपको दिया हुआ, टी मिनिमम आपको दिया, आपको बताना है। क्लियर है, ये हो गया, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। चलो अब वैल्यू पुट कर देंगे हम सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंडर रूट मैक्सिमम 27 है, 1200 हो जाएगा, 27 है 300 हो जाएगा, बिल्कुल। गामा 1.4, नीचे 0.4 कर दूं, कर सकते हैं, यहां से काटोगे √4 आएगा, √4 का रूट करोगे 2 आएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, 7/4, 7/2 आ जाएगा यहां से, कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं। 2 की पावर 7, दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूं, दैट मीन्स 128 आएगा, इसका अंडर रूट कर दो। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, यानी 11 और 12 के बीच में आएगा, तो 11 और 12 के बीच में एक ही ऑप्शन है, ये 11.3। कहिए सर कैलकुलेटर, अरे कैलकुलेटर क्या है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, तो दोनों के बीच में आएगा, दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन है 11.3, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो दिस इज योर सेकंड लास्ट 30 क्वेश्चन, मैंने जैसा आप लोगों को बोला था, दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। भाई ज्यादा होते तो हम लोग ज्यादा लेकर आते,
इन अ बॉयलर वेरियस हीट लॉस टेक्स प्लेस। बॉयलर के अंदर बहुत सारे लॉस होते हैं, बिल्कुल। तो द बिगेस्ट लॉस इज ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, ड्राई फ्लू गैसेस, स्टीम फॉर्मेशन एंड अनबर्न्ड कार्बन। तो सबसे ज्यादा लॉस किसकी वजह से होता है? तो हम लोग क्या कह देंगे? आंसर इज ड्राई फ्लू गैसेस। तो जो ड्राई फ्लू गैसेस है उनकी से बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसलिए आप लोग देखते हो इकोनोमाइजर ड्राई फ्लू की हेल्प से फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सुपर हीटर वो भी ड्राई फ्लू गैसेस की हेल्प से करता है। एयर प्री हीटर वो भी ड्राई फ्लू गैसेस की तरफ से करता है। तो वो तो हम उसको दैट मीन्स क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाए उसके अंदर। तो बिगेस्ट लॉस बेसिकली ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैसेस की वजह से होता है। चलो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। Overall efficiency of a thermal power plant is equal to Rankine cycle thermal power plant is equal to Carnot cycle efficiency, regenerator cycle efficiency, boiler efficiency, turbine efficiency, generator efficiency। ओवरऑल एफिशिएंसी किसी प्लांट की निकालनी हो तो बोले सर वहाँ पर जनरेटर भी चलता है, वहाँ पर टरबाइन भी चलता है, वहाँ पर बॉयलर भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। तो बॉयलर एफिशिएंसी टू द टरबाइन एफिशिएंसी टू द जनरेटर एफिशिएंसी। तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी बोले सर बॉयलर इनटू टरबाइन इनटू जनरेटर, और कुछ लॉसेस वगैरह हो तो उसकी एफिशिएंसी, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या कहलाएगी? ओवरऑल एफिशिएंसी। गॉड बोले सर हाँ। तो होप सो दैट मीन्स पावर प्लांट के क्वेश्चन आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस में से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं भी आते होंगे, तो मैंने आप लोगों को वो डिटेल्ड में दैट मीन समझाए, क्लियर है, और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी हम लोग इतना ही करेंगे। अगर उसके बाद अगर आप लोगों की और डिमांड होती है किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, आंसर्स को लेकर, कोई भी दैट मीन्स आप लोगों को डिटेल ज़रूरत होती है तो वो कमेंट में लिख के हमें बता दीजिएगा। और क्लास को कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा टाइम स्पेंड के साथ उसको वहाँ लिखिएगा, सो दैट मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। आरआरबी जेईई के फ्री सीरीज में आपका स्वागत है। तो ये हम एक सीरीज चला रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं, आरआरबी जेईई सीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप इलेक्ट्रिकल का मॉक टेस्ट हमारा 99 रुपीज़ का आ चुका है। इसमें 60+ मॉक टेस्ट आपको हम दे रहे हैं। 5 फुल लेंथ एक्टिव होगा जब वीडियो बना रहा हूँ, बाकी एक्टिव हो चुका है इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट पूरा एक्टिव है सारा, लगभग 60 के आसपास 55 के आसपास एक्टिव है। ठीक है, तो और इसमें एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाओ एनरोल करो। ये सीरीज चलता रहेगा, मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दूंगा। और नॉन टेक में सबको आना है, ये भी 99 रुपीज़ का है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। किताबों का लिंक कहाँ मिलेगा? अगर आपने बाई नहीं कर रखा है तो स्क्रीन पर टच करिए, एक आइकन आएगा लेफ्ट या राइट साइड नीचे तरफ, उस पर टच करना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश में किताब आ जाएगा। आप चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। सारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ाए हैं, ठीक है, तो मज़ा आएगा आपको। जो भी पढ़ाएं ये सारे वेल क्वालिफाइड हैं, जेईई क्रैक कर चुके हैं, गेट क्रैक कर चुके हैं, तो आपको पूरा मज़ा आएगा। चलो लेट्स गो फॉर द वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, लास्ट में कुछ बातें हैं आपको बताऊंगा, सुनना अच्छे से।